नमस्कार। आज 7 नवंबर 2025 और भारत में एक बहुत बड़ी बल्कि कहना चाहिए एक महाकवायद शुरू हुई है। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, शॉर्ट में कहें तो SIR। जी हाँ, और महाकवायद आपने बिल्कुल सही कहा। ये कोई मामूली अपडेट तो है नहीं। हम बात कर रहे हैं करीब 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की, जहां लगभग 51 करोड़ वोटरों की जानकारी उसे जांचा परखा जाएगा। 51 करोड़? जी, सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उसकी चुनावी बुनियाद को ताजा करने का ये कितना बड़ा प्रयास है। बिल्कुल, ये आंकड़ा ही अपने आप में बहुत बड़ा है, 51 करोड़। और देखिए, इस पर हमारे पास कुछ भरोसेमंद स्रोत भी हैं, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव हिंदुस्तान के लेख। तो आज हम इन्हीं के आधार पर इस SIR प्रक्रिया को जरा बारीकी से समझेंगे। मकसद साफ है, जानना कि SIR आखिर है क्या चीज, अभी क्यों हो रहा है और हम नागरिकों के लिए इसका क्या मतलब है। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जैसा आपने इशारा किया, ये सिर्फ एक रूटीन काम नहीं है। कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, फिर 2026 में शायद आम चुनाव भी हो। तो ऐसे में ये SIR आप समझे राजनीतिक रूप से भी काफी अहम हो जाता है। इसका लक्ष्य है वोटर लिस्ट को ज्यादा पारदर्शी, बिल्कुल सटीक और जवाबदेह बनाना, एक तरह से लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना। ठीक है, तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ये विशेष गहन पुनरीक्षण सुनने में भारी लगता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो मतलब क्या है इसका? और आपने कहा चुनाव, तो क्या यही मुख्य वजह है इसे अभी करने की? बिल्कुल, देखिए, SIR का सीधा मतलब है वोटर लिस्ट को नए सिरे से और बहुत गहराई से जांचना, अपडेट करना। वैसे तो पुनरीक्षण होते रहते, पर ये विशेष है, गहन है। मकसद ये पक्का करना है कि लिस्ट में सिर्फ वही लोग हो जो वोट डालने के हकदार है। कोई मृत वोटर ना हो, कोई जो कहीं और चला गया वो लिस्ट में ना रह जाए, डुप्लीकेट नाम हटे, गलत जानकारी ठीक हो, और हाँ, नए वोटरों को जोड़ा भी जाए। और ये टाइमिंग चुनाव की वजह से? हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारण है। साफ सुथरी सटीक वोटर लिस्ट तो निष्पक्ष चुनाव के लिए पहली शर्त है ना। और लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट में एक दिलचस्प बात है, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में तो ये प्रक्रिया पूरे 22 साल बाद हो रही है। सोचिए, 2003 के बाद अब 22 साल? अरे बाप रे, ये तो बहुत ही लंबा गैप हो गया। Exactly. इसका मतलब तो इतने सालों में कितना कुछ बदल गया होगा। लोग कहीं से कहीं चले गए होंगे, नए वोटर बन गए होंगे, कुछ दुर्भाग्य से नहीं रहे होंगे। तो यूपी जैसे राज्य में तो ये काम और भी मुश्किल होगा फिर। निश्चित रूप से इतने लंबे गैप के बाद डेटा में बहुत सारी क्या कहते हैं गड़बड़ियां आ सकती हैं, तो वहाँ ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ये सिर्फ यूपी की बात नहीं, कुल 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इन सभी जगहों पर चुनाव नजदीक है, तो ये बहुत अहम है। अच्छा, तो ये तो हुई कि क्यों और कहां। अब आते हैं कि कैसे। ये 51 करोड़ लोगों तक पहुंचने का प्लान क्या है, जमीन पर कैसे काम होगा। सुना है कि बूथ लेवल ऑफिसर मतलब BLOs घर घर जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं, इनकी पहचान कैसे होगी, कोई फ्रॉड का डर तो नहीं? सवाल बहुत जायज है और इसका जवाब सबको पता होना चाहिए। हाँ, BLOs ही इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ है। चुनाव आयोग के जमीनी कार्यकर्ता समझ लीजिए। 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक, मतलब पूरे 1 महीने, ये अपने इलाके के हर घर जाकर वोटरों का वेरिफिकेशन करेंगे। हर घर? वाकई? और पहचान कैसे होगी इनकी? देखिए, पहचान के लिए हर BLO के पास चुनाव आयोग का दिया हुआ एक ऑफिशियल ID कार्ड होगा, और उसमें एक खास चीज है, उस ID कार्ड पर एक QR कोड होगा। QR कोड? अच्छा, जैसा आजकल हर जगह होता है। उससे क्या फायदा? ये पारदर्शिता के लिए है, सुरक्षा के लिए है। कोई भी अपने फोन से उस QR कोड को स्कैन करके सीधा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर चेक कर सकता है कि ये व्यक्ति असली BLO है या नहीं। बढ़िया। तो कोई बहरूपिया नहीं आ सकता। और इकोनॉमिक टाइम्स ये भी बताता है कि शायद कुछ जगहों पर पार्टियों के जो बूथ लेवल एजेंट BLA होते हैं, वो भी BLO के साथ रहें ताकि प्रक्रिया और पारदर्शी हो। ये QR कोड वाली बात तो अच्छी है, पर एक चिंता और है, खासकर जो लोग नौकरी करते हैं या अक्सर शहर से बाहर रहते हैं। अगर BLO आए और कोई घर पे मिला ही नहीं, तो क्या होगा? नाम कट जाएगा क्या? नहीं, ये चिंता बहुत लोगों को होती है, पर आयोग ने इसका ध्यान रखा है। नियम ये है कि अगर कोई पहली बार में नहीं मिलता, तो BLO को कम से कम 3 बार दोबारा उस घर जाना होगा। कोशिश ये भी होगी कि आने से पहले शायद कोई सूचना दी जाए लोकल लेवल पर। मतलब 3 मौके दिए जाएंगे
और सिर्फ घर पे ना होने से नाम नहीं कट सकता। बिल्कुल नहीं, ये बात साफ सवाचनी है। सिर्फ इसलिए कि कोई घर पर नहीं था जब BLO आए, उसका नाम लिस्ट से नहीं हटेगा। इस पूरी प्रक्रिया का मकसद वोटरों को हटाना नहीं, बल्कि लिस्ट को सही करना है। हाँ, अगर वेरिफिकेशन में कोई और गड़बड़ी मिलती है, जैसे कि वोटर उस पते पर रहता ही नहीं है या दुर्भाग्यवश मृत्यु हो चुकी है, तो फिर नियम के अनुसार कार्रवाई होगी, पर सिर्फ गैर मौजूदगी वो वजह नहीं बनेगी। चलिए, ये सुनकर तसल्ली हुई। अब आते हैं अगले कदम पर, कागजात। क्या बहुत सारे फॉर्म वगैरह भरने पड़ेंगे? क्या तैयारी करके रखी? नहीं, कोशिश की गई है कि इसे सिंपल रखा जाए। मुख्य रूप से एक ही फॉर्म है, गणना पत्र, अंग्रेजी में एन्यूमरेशन फॉर्म। BLO इस फॉर्म की 2 कॉपी लेकर आएंगे हर रजिस्टर्ड वोटर के लिए और इसे भरने में मदद भी करेंगे। अच्छा, सिर्फ एक फॉर्म। कैसा दिखता है ये? मुश्किल तो नहीं है भरना? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 पेज का सीधा साधा फॉर्म है। 2 मेन हिस्से हैं इसके। ऊपर वाले हिस्से में तो आपको अपनी मौजूदा वोटर ID यानी एपिक के हिसाब से डिटेल्स भरनी है, नाम, पता वगैरह। ठीक है, वो तो हो जाएगा। और नीचे वाले हिस्से में? नीचे वाले हिस्से में 2 बॉक्स हैं, एक लेफ्ट में, एक राइट में। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है। लेफ्ट वाला बॉक्स उन लोगों के लिए है जिनका नाम साल 2002 की वोटर लिस्ट में पहले से है, और राइट वाला बॉक्स उनके लिए जिनका खुद का नाम तो 2002 की लिस्ट में नहीं था, पर उनके माता पिता या दादा दादी का नाम था। बस इन दोनों में से कोई एक ही बॉक्स भरना है जो आप पर लागू होता हो। ये 2002 की लिस्ट का जिक्र बार बार आ रहा है, ये इतनी खास क्यों है? मतलब इसे ही बेस क्यों बनाया? ये बहुत ही अहम पॉइंट है और शायद इस पूरी प्रक्रिया का सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला हिस्सा भी। हाँ, 2002 की लिस्ट को एक तरह से बेस ईयर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, शायद इसलिए ताकि एक फिक्स्ड पॉइंट से वेरिफिकेशन शुरू किया जा सके, खासकर उन राज्यों में जहां इतने सालों बाद ये डीप रिवीजन हो रहा है। ये एक तरह से पुराने रिकॉर्ड को आज से जोड़ने की कोशिश है। समझ गया। तो फॉर्म भरते समय इस 2002 वाली बात का क्या ध्यान रखना है? सबसे जरूरी बात जो इकोनॉमिक टाइम्स और बाकी स्रोत भी बता रहे हैं वो ये है, फॉर्म भरते समय आपको अपना नाम, उसकी स्पेलिंग, रिश्तेदार का नाम, रिश्ता, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही लिखना है जैसा वो 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज था। एक मिनट, अगर 2002 की लिस्ट में कोई गलती थी, मान लीजिए नाम की स्पेलिंग गलत छपी थी, तो भी गलत ही भरना है? ये तो अजीब है। हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है, पर इंस्ट्रक्शन यही है। ऐसा इसलिए है ताकि सिस्टम जो है वो मौजूदा डेटाबेस से आपकी एंट्री को आसानी से मैच कर सके। अगर आप अभी खुद से सुधार करके भर देंगे तो सिस्टम उसे मिसमैच की तरह देख सकता है, फिर वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगी। तो मतलब गलती सुधारने का मौका ही नहीं मिलेगा? मिलेगा, पर इस फॉर्म के जरिए नहीं। सुधार के लिए अलग प्रक्रिया है जिसे फॉर्म 8 होता है। अभी SIR में इस गणना प्रपत्र का मकसद सिर्फ वेरिफिकेशन है, इसलिए 2002 की लिस्ट के हिसाब से ही भरना है, चाहे वो गलती क्यों ना हो। अच्छा, ये बात नोट करने वाली है। जैसी जानकारी 2002 की लिस्ट में वैसी ही फॉर्म में। ठीक है, फॉर्म भर दिया, साइन कर दिया, आगे? हाँ, फॉर्म के दोनों कॉपी पर आपको साइन करना है। BLO भी साइन करेंगे। फिर BLO एक कॉपी अपने रिकॉर्ड के लिए रख लेंगे और दूसरी पे स्टैंप लगाकर आपको रसीद के तौर पर वापस दे देंगे। रसीद मिलेगी? जी हाँ, एक्नॉलेजमेंट रिसीट। इसे बहुत संभाल कर रखना है। ये रसीद क्यों जरूरी है इतनी? एक तो ये सबूत है आपके पास कि आपने प्रक्रिया पूरी कर ली है। दूसरा, जैसा हमने पहले कहा, इस रसीद पर अक्सर BLO का नाम और फोन नंबर भी होता है, तो बाद में अगर कोई जरूरत पड़े तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। सही कहा। अब वो सवाल जो सबके मन में होता है, डॉक्यूमेंट्स। क्या हमें वोटर ID, आधार कार्ड, फोटो, इन सब की फोटोकॉपी तैयार रखनी है BLO के लिए? यहाँ पे एक बड़ा क्लैरिफिकेशन जरूरी है और इसमें थोड़ी सी बारीकी है। लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट, खासकर यूपी के लिए, साफ कहती है कि जब BLO ये फॉर्म बांटने और जमा करने आएंगे तो वो वोटरों से कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे। अच्छा, शुरू में कोई जेरोक्स कॉपी नहीं देनी? जी, आपको सिर्फ फॉर्म घर कर देना है। ये तो बड़ी राहत की बात है, मतलब कागज इकट्ठा करने का झंझट नहीं। हाँ, शुरुआती स्टेज में तो नहीं, लेकिन फॉर्म सही भरने के लिए ये अच्छा है कि आप ये चीजें पास में रखें। आपका मौजूदा वोटर ID कार्ड, एपिक, आधार कार्ड सिर्फ देखने के लिए देना नहीं है। 2 ताज़ा पासपोर्ट साइज फोटो, ये शायद फॉर्म पर लगाने या साथ देने हो। राज्य के नियम देखने होंगे और अगर मिल जाए तो 2002 की वोटर लिस्ट का कोई रेफरेंस या कॉपी। लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में तो डॉक्यूमेंट जमा करने की बात थी। हाँ, और यही वो बारीकी है।
इकोनॉमिक टाइम्स ये कहता है कि अगर वेरिफिकेशन के दौरान आपका या आपके परिवार का नाम अगर आपने राइट वाला बॉक्स भरा है 2002 की लिस्ट में नहीं मिलता है तो बाद में फॉर्म जमा करते वक्त नहीं, शायद क्लेम ऑब्जेक्शन वाले स्टेज में आपसे नागरिकता के प्रूफ के तौर पर कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं। ईसीआई ने ऐसी 11 चीजों की लिस्ट दी है, जैसे आधार, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी आईडी, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, किरायानामा, बिजली पानी का बिल, निवास प्रमाण पत्र वगैरह। इनमें से कोई एक देना पड़ सकता है, पर ये तभी होगा अगर 2002 की लिस्ट से लिंक नहीं मिलता है। और वो लाइव हिंदुस्तान की यूपी वाली रिपोर्ट, उसमें 2002 की कॉपी देने की बात थी। जी हाँ, यूपी के संदर्भ में लाइव हिंदुस्तान ने लिखा था कि अगर 2002 लिस्ट में नाम है तो उसकी फोटोकॉपी फॉर्म के साथ देनी होगी। तो इससे लगता है कि शायद राज्य स्तर पर थोड़े बहुत फर्क हो सकते हैं। सबसे अच्छा है जब बीएलओ घर आए तो उनसे पूछ लें कि क्या कोई कॉपी साथ देनी है या नहीं। पर मोटा मोटी बात ये है कि शुरुआत में डॉक्यूमेंट जमा करने का बोझ नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, एक और प्रैक्टिकल सवाल। कई घरों में बच्चे बाहर पढ़ते हैं या कोई नौकरी के लिए दूसरे शहर में है, तो क्या घर का कोई दूसरा सदस्य उनकी तरफ से ये फॉर्म भर सकता है? हाँ, इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक ये हो सकता है। घर पर मौजूद कोई भी एडल्ट मेंबर परिवार के उन लोगों की तरफ से फॉर्म भर सकता है और साइन भी कर सकता है जो टेम्पररी बाहर है। लेकिन यहाँ एक जिम्मेदारी है, जो व्यक्ति दूसरों की तरफ से साइन कर रहा है वो उस जानकारी की सच्चाई के लिए जवाबदेह होगा। बाद में कोई सवाल उठा तो जवाब उसी को देना होगा। और ये भी ध्यान रखना होगा कि एक ही आदमी का नाम 2 जगह से ना भर दें। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। एक वोटर का नाम सिर्फ एक ही जगह हो सकता है। अगर कोई जानबूझकर या गलती से भी एक से ज्यादा पते से फॉर्म भरता है तो उसकी दोनों एंट्रीज कैंसिल हो सकती हैं। ओके, अब मान लीजिए कोई सच में बहुत व्यस्त था और बीएलओ की तीनों विजिट मिस कर गया, या वो खुद ही बीएलओ से मिलना चाहता बाद में, क्या करे? क्या तरीके हैं? इसके कई तरीके हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने भी बताया है। पहला, जैसा हमने कहा, अगर बीएलओ से रसीद मिली है तो उस पर उनका नाम और नंबर हो सकता है, सीधा फोन कर लें। और अगर रसीद नहीं है या खो गई तो दूसरा तरीका है ऑनलाइन। आप चुनाव आयोग की नेशनल वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाएं या अपने राज्य के सीओ की वेबसाइट पर, जैसे सीओ पश्चिम बंगाल की वेबसाइट है, वहाँ नो योर बीएलओ या सर्च इलेक्टोरल रोल जैसा ऑप्शन होता है। अपना एपिक नंबर डालिए, आपको अपने बीएलओ, ईआरओ, यहाँ तक कि डीईओ का कांटेक्ट डिटेल मिल जाएगा। और कोई हेल्पलाइन नंबर? हाँ, तीसरा और आसान तरीका है ईसीआई की टोल फ्री हेल्पलाइन 1950। इस पर कॉल करेंगे तो वो आपको आपके जिले के कांटेक्ट सेंटर से जोड़ देंगे, वहाँ से मदद मिल जाएगी। यानी रास्ते हैं संपर्क करने के। अच्छा, एक और सवाल जो आजकल जरूरी है, क्या ये सब ऑनलाइन भी हो सकता है? मान लो किसी को पक्का पता है कि वो 4 दिसंबर तक घर पर होगा ही नहीं। हाँ, ऑनलाइन ऑप्शन भी है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार जो लोग घर पर नहीं मिल पाएंगे वो ईसीआई या अपने राज्य के सीओ की वेबसाइट से ये गणना प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके फिर क्या ऑनलाइन ही भर जाएगा? अभी तक की जानकारी के हिसाब से फॉर्म डाउनलोड करके हाथ से भरना होगा, फिर उसे स्कैन करके वेबसाइट पर जैसे बताया गया हो वैसे अपलोड करना होगा। हालांकि इकोनॉमिक टाइम्स ने ये भी लिखा था कि शुरू में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, ऑनलाइन फॉर्म मिल नहीं रहे थे, पर ईसीआई ने कहा है कि वो जल्द ही सीओ वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो हाँ, ये डिजिटल रास्ता भी रहेगा। ये अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे शुरू में थोड़ी दिक्कतें आई हों। अब एक बहुत ही अहम और शायद सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। जब भी देश में इस तरह की कोई पहचान या वेरिफिकेशन की बात होती है तो लोगों के मन में एक डर सा आता है, कहीं इसका कनेक्शन नागरिकता से तो नहीं? क्या इस एसआईआर प्रक्रिया का किसी की नागरिकता पर कोई भी असर पड़ेगा? ये सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है और इसका जवाब पूरी तरह साफ होना बहुत जरूरी है। जवाब है बिल्कुल नहीं। इस विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है। इकोनॉमिक टाइम्स ने इसे बहुत साफ तौर पर लिखा है और चुनाव आयोग ने भी बार बार यही कहा है। भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई के पास नागरिकता तय करने का अधिकार है ही नहीं, ये उनका काम ही नहीं है। तो फिर ये सब क्यों? अगर नागरिकता से मतलब नहीं तो मकसद क्या है? सर का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, वोटर लिस्ट को अपडेट करना, गलतियां ठीक करना और ये पक्का करना कि केवल योग्य भारतीय नागरिक ही वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड हों। इसका फोकस पूरी तरह से वोटर एलिजिबिलिटी पर है, न कि सिटीजनशिप डिटर्मिनेशन पर।
इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने या न लेने से या इसमें दी गई जानकारी से किसी की भी भारतीय नागरिकता पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। ये डर बिल्कुल बेबुनियाद है। ये बात साफ करना बहुत जरूरी था ताकि कोई अफवाह न फैले। चलिए आखिर में एक बार फिर से इस पूरी प्रक्रिया की जो खास तारीखें हैं उन पर नजर डाल लेते हैं याद रखने के लिए। हो चुका है और 4 दिसंबर 2025 तक चलेगा, मतलब अभी चल रहा है ये काम। इसके बाद एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट छपेगी 9 दिसंबर 2025 को। इस ड्राफ्ट लिस्ट पर अगर किसी को कोई दावा करना है, जैसे नाम जुड़वाना है या कोई आपत्ति करनी है, जैसे कोई गलत नाम हटवाना है, तो उसके लिए टाइम है 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक। फिर इन दावों और आपत्तियों पर सुनवाई होगी और फैसला होगा 31 जनवरी 2026 तक। और सबसे आखिर में फाइनल अपडेटेड वोटर लिस्ट पब्लिश होगी 7 फरवरी 2026 को। बहुत शुक्रिया ये तारीखें दोबारा बताने के लिए। तो आज जो हमने पूरी बात की उसका निचोड़ क्या निकलता है? हमने समझा कि ये SIR एक बहुत बड़ा और जरूरी काम है। 12 राज्यों यूटीज में 51 करोड़ वोटरों को कवर कर रहा है। इसमें हिस्सा लेना क्यों जरूरी है? BLOs का रोल क्या है? QR कोड से पहचान कैसे होगी? और अगर घर पर ना मिले तो घबराना नहीं है। सबसे खास बात 2002 की वोटर लिस्ट की अहमियत और फॉर्म में वैसी ही जानकारी भरनी है चाहे गलत ही क्यों ना हो। और सबसे बड़ा आश्वासन, इसका नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, 4 दिसंबर तक घर घर वेरिफिकेशन चलेगा और बाकी की तारीखें भी ध्यान रखनी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र की सेहत को ठीक रखने का एक बहुत जरूरी कदम है। जब वोटर लिस्ट सही होती है तो चुनाव ज्यादा निष्पक्ष होते हैं और लोगों का भरोसा बढ़ता है। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है। हम टेक्नोलॉजी और इंसानी मेहनत दोनों के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं। BLO घर घर जा रहे हैं, QR कोड है, ऑनलाइन पोर्टल है, लेकिन भारत जैसे इतने बड़े और विविध देश में जहां हर कोने तक पहुंचना ही एक चुनौती है, क्या वोटर लिस्ट की 100% सटीकता हासिल करना वाकई मुमकिन है? 100% तो शायद किसी भी सिस्टम में मुश्किल है। हाँ, और अगर 100% नहीं तो फिर काफी हद तक सटीक का मतलब क्या होना चाहिए, इसका पैमाना क्या हो? और इससे जुड़ा एक और सवाल कि भविष्य में ऐसी प्रक्रियाओं को नागरिकों के लिए और आसान, कम दखलंदाजी वाला, पर साथ ही ज्यादा असरदार कैसे बनाया जा सकता है? क्या टेक्नोलॉजी इसमें और बड़ी भूमिका निभा सकती है, या फिर ये जो मानवीय वेरिफिकेशन है इसका कोई विकल्प ही नहीं है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो ये पूरी प्रक्रिया खत्म होने के बाद शायद सोचने के लिए रह जाते हैं।